हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजवन। आज का ये वीडियो पूरा का पूरा एओसी 4 के ऊपर है, डेडिकेटेड एओसी 4। पूरा एओसी 4 का जो प्रैक्टिकल फाइलिंग है मैं वो बताने वाला हूँ, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। बहुत सारे ग्लिच है। अभी तक मेरे को कुछ 35-36 के आसपास कमेंट आ चुके हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आपके यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू ही कि भैया एओसी 4 में ये ग्लिच फेस कर रहा हूँ, वो ग्लिच फेस कर रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा प्रॉब्लम हो रहा है। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने जितने भी क्वेश्चन सुने थे सब इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा रिजॉल्व करना। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ यूनिक क्वेश्चन है देन डेफिनेटली आप मेरे को भी क्वेश्चन अपना भेज सकते हो। आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप गूगल का फॉर्म फिलअप करके भेज दो, तो मैं फॉर्म देखता हूँ यार, ऑनेस्टली मैं फॉर्म देखता हूँ। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सो वो वीडियो के थ्रू मैं रिजॉल्व करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए कि भैया अर्जेंट में रिजॉल्व कर दो, तो फोन नंबर दिया हुआ है आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सीधा व्हाट्सअप कर दो कि ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट पूछो। समझो आपका अपना सगा भैया हूँ, ठीक है। कैसे भेजते हो, जस्ट स्क्रीनशॉट लो। जहाँ भी प्रॉब्लम अटक रहे हो आप मेरे को भेज सकते हो। आप अगर कंपनी के डायरेक्टर हो डेफिनेटली सर आप भेजो कि मैं अपने कंपनी का कंप्लायंस खुद कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, ये बता दो। आई डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। बट अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये है, मेरे को ये प्रॉब्लम था, ठीक है। इतना कर देना, 100% आई ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो एओसी 4 फिलअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इसके बाद मैं एक्सबीआरएल का भी फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। एक्सबीआरएल का मैंने एक रिकॉर्ड किया था 40-45 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मेरा लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली शट डाउन हो गया, बिकॉज मैंने इसको चार्ज से कनेक्ट नहीं किया था। चार्ज से कनेक्ट किया था, सर्किट ऑन नहीं किया था, तो मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया अनफॉर्चुनेटली। लैपटॉप के साथ बाकी जो भी सिस्टम कनेक्ट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है, वो वाला लैपटॉप बंद हो गया। तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग 45 मिनट वेस्ट हो गया, राइट। तो आई ट्राई अगेन, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। कल वो वीडियो बनाया था, पब्लिश नहीं हो पाएगा। आज यूसी फुल कर रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में बनाऊंगा। एमडीटी 7 का पहले बना चुका हूँ, एमडीटी 7 ए का भी नहीं, 7 ए का बना चुका हूँ, 7 भी बना दूंगा, ठीक है। सो दैट आपका फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, बहुत ज्यादा ज्ञान का बात हो गया, आप फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, है ना। चलो, एओसी 4 हम लोग का फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म कहाँ मिलता है फटाफट, जब आप एमसीए में प्रोफेशनल की आईडी से लॉगिन करेंगे या फिर डायरेक्ट जो भी आईडी से लॉगिन, आईडी का बहुत ज़्यादा कहानी सुना चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। कंपनी की फाइलिंग में एनुअल फाइलिंग मिल जाता है। यहाँ दो फॉर्म मिलता है आपको। फॉर्म नंबर 1 फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, दूसरा आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले को टच करना नहीं है आपको जाना है ऑनलाइन वाले में, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन के साथ बाद में खेला करेंगे, पहले ऑनलाइन का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे को ऑनलाइन वाला इजी लग रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में कुछ कुछ डिफरेंट है, बट कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं है मेरे को लगता है। खैर, सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर उठा के यहाँ पे आपको डालना है। ये कंपनी का डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल हो जाता है, ठीक है। प्रीफिल हो जाने के बाद फिनांसियर फॉर विच फिनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेटेड, कौन से फिनांसियर का है, यहाँ पे आपकी कंपनी का 1 साल का पूरा इंफॉर्मेशन जाता है। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का यहाँ पे आपको डेटा जाएगा, March 31, ठीक है। ये सभी कंपनी का यही रहने वाला है। बस अगर 2024 में कोई नई नई कंपनी बनी है तो उसका अलग जाता है, ठीक है। 2024 में अगर कोई कंपनी मान लो सितंबर में बनी है, 1 सितंबर को बनी है, तो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31/3/2025 तक जाएगा। पुरानी कंपनी का हमेशा 1/4/24 से लेकर स्टार्ट होगा, ठीक है। डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। अच्छा, एक और चीज किसी ने मेरे को बोला था कि भैया जब भी आप वीडियोस बनाओ ना, तो पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है आप मेरे को एक बार शेयर कर दिया करो। सो ये देखो, आप यूसी 4 भरने जा रहे हो, भरने से पहले आपके पास बैलेंस शीट, कंपनी का पीएल, कंपनी का नोट्स टू अकाउंट, अल्टीमेटली पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास साइंड वाला होना चाहिए, अनसाइंड वाला नहीं। ना 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 ना, अनसाइंड वाला नहीं। ऐसा होता है मेरे भी फर्म में, मेरा जो आर्टिकल हो गया वो लास्ट ईयर तक तो वही करता था कि भैया आप एक्सेल दे दो ना, मैं भर देता हूँ। जब आपका बैलेंस शीट आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फटाफट उसमें मतलब डमी जो डेटा है उसको हटा के सही वाला फिनांस डाल दूंगा। मैं कभी सजेस्ट नहीं किया कि करो। रीजन इज, अभी तो तुम भर दोगे और जो लास्ट में जब फटाफट अटैचमेंट का टाइम है ना, ए का बी, बी का सी, अलग अलग कंपनी का आप अटैच कर सकते हो, मिस्टेक हो ही सकता है। एंड ये सब फॉर्म के साथ रिस्क लेना बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, मतलब चाकू हाथ में लेके ऐसे खेला करना है, ठीक है। कभी भी हाथ कट सकता है, वो वाला सीन है। तो कभी भी रिस्क मत लीजिए, बिकॉज ये मेरा काम नहीं, क्लाइंट का काम होता है, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। आप भी अगर किसी फॉर्म में तो किसी क्लाइंट का फॉर्म भर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप खुद ही डायरेक्टर हो तो डेफिनेटली सर ये सब मजाक तो मत ही करिएगा अपनी कंपनी के साथ, ठीक है। आपके पास कंपनी का डायरेक्टर रिपोर्ट 100% होना चाहिए, वो भी साइंड होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो आपके पास एओसी 4 लास्ट ईयर का पक्का पक्का होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
सर अगर नहीं है उसी फोर तो देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा बिकॉज बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आता है, बट हाँ होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो कुछ मत करना, भरो फॉर्म बैठ के। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ गया भाई मेरा माउस, ओके सॉरी। नाउ यहाँ पे पहुंच गया हम लोग का डेट हो गया। डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, कौन से बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है। तो ये बोर्ड मीटिंग का डेट अब आपका वो डेट होगा, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल अप्रूव होता है राइट, फिर वो नोटिस वोटिस जाता है, फिर ईजीएम बीजीएम होता है, फिर जाके वो फाइलिंग वाइलिंग होती है राइट, 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले आज एक बोर्ड मीटिंग सब लोग कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज को लेके बहुत लोग गंडगोल करते हैं। आज एक बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, इस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल हम लोग अप्रूव कर रहे हैं राइट। सेम डे ऑडिटर आएगा, अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा, एंड देन डायरेक्टर रिपोर्ट सबमिट होता है। तुम एक बार क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ, मैंने बहुत लोग का गड़बड़ यहाँ पे देखा है मैटर। अगर किसी का भी गड़बड़ हो तो प्लीज ये वाला क्लिप शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑडिटर अपॉइंट होता है पिछले साल, ठीक है, मतलब इस साल जो ऑडिटर अपॉइंट करूंगा वो अगले साल काम करेगा। फैक्ट तो यही है ना, क्योंकि अगले साल ऑडिट तो वो अगले साल कर रहा है, इस साल क्या ऑडिट कर रहा है। तो पिछले साल से जिंदगी स्टार्ट होती है, लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल में ऑडिटर अपॉइंट होता है एडीटी 1 के थ्रू, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद अब क्या करेगा ऑडिटर सर, इस साल 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2025 आ गया, 31 मार्च 25 को आपका फाइनेंशियल क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज होने के बाद अब ऑडिटर जिंदा होता है, बोलता है कि चलो बुक्स निकालो अपना, ठीक है। तो कंपनी का बंदा लोग क्या करता है, अपना बुक्स उस फाइनल करता है और ऑडिटर को सारा कुछ भेजना स्टार्ट करता है कि सर ये लो बुक्स, ये लो बुक्स, ये लो बुक्स, ये हमारा ऑडिटर, ये हमारा डेटर्स है, ये हमारा क्रेडिटर्स है, ये हमारा सेल्स है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये हमारा करंट अकाउंट है, ये सब भेज देता है, ठीक है। ऑडिटर जस्ट उसको चेक करता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, ओके डन, बस इतना ही बोलते हैं, हाँ ठीक है मेरा। ऑडिटर बोलता है मैंने देख लिया सब कुछ, अब मैं अपना रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। बस ऑडिटर इतना बोलता है कि आई एम रेडी फॉर माय ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। देता नहीं है अभी, ठीक है। अब जो भी ऑडिटर का एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली बताऊं, ऑडिटर का काम ही नहीं है कि बुक्स में आपका कोई भी टच भी करे, ठीक है। ऑडिटर ने बस देखा आपका बुक्स जैसा है, बढ़िया लग रहा है, अब एक बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है। अब मान लो वो 1 अगस्त को बोर्ड मीटिंग हो गया, इस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, वो प्लेस करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ठीक है। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऑडिटर के पास भी गया है, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ने वेरीफाई किया है, सिर्फ चेक किया है राइट। और उस चेक करने के बाद उसी बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल प्लेस हो गया, देन ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देगा कि भैया ये आपका फाइनेंशियल था, हाँ हमको तो पता है क्या क्या कर्म कांड किया है। फिर ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देगी, ये हमारा ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट देखेगा डायरेक्टर लोग, और देखने के बाद बोलेगा ओ तेरी ये चीज क्वेश्चन कर दिया, तो उसके बाद प्लेस होता है डायरेक्टर रिपोर्ट, क्योंकि डेफिनेटली ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिप्लाई देंगे ना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई रिमार्क रहेगा तो वो भी डायरेक्टर रिपोर्ट में प्लेस होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट पहले प्लेस होता है, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट प्लेस होता है। तो कुछ कुछ मतलब मिनट्स में लोग क्या कर्म कांड करते हैं, पहले डायरेक्टर रिपोर्ट सबमिट करते हैं फिर ऑडिट रिपोर्ट करते हैं, तो भाई वो नहीं होता है। क्रोनोलॉजी में चलिए ना, हमेशा पहले ऑडिट रिपोर्ट जाएगा फिर डायरेक्टर रिपोर्ट जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हुआ। ये भी पॉसिबल है कि उस बोर्ड मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट के बाद मीटिंग एडजॉर्न हो गई हो, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगेन हुआ हो जहां पे डायरेक्टर रिपोर्ट प्लेस हो, पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल फर्स्ट हाफ में ऑडिट रिपोर्ट प्लेस कर सकते हो, सेकंड हाफ में डायरेक्टर रिपोर्ट प्लेस कर सकते हो, तो इस तरीके का चीज होता है, ठीक है। तो देखो सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं अल्टीमेटली मतलब अंदर का चीज क्या होता है ना, वो लॉ कैसे काम करे वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच इट इज बीइंग अप्रूव्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव है मान लो मेरा 1 अगस्त को, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के आते हैं। पहला आता है प्रोविजनल अनएडेप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में मतलब अप्रूव नहीं होता है। मान लो मेरी कंपनी का ईजीएम आज था, ठीक है, 22 अगस्त 2025 को मेरी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग था, और मेरी कंपनी का ईजीएम में मेरा बुक्स रेडी नहीं था, ठीक है। मेरा ऑडिटर बोला कि भाई आपका हम ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं दे पाएंगे, या फिर आपका हम पूरा ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को ईजीएम अपना टाइम पे ही करना है, तो मैं अपना ईजीएम करूंगा। तो उस ईजीएम में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं अपना अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल शीट शेयर करूंगा, और यहाँ पे भी मैं अपना अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल से दूंगा। लेकिन एक बार अगर आप अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए उसी फॉर फाइल कर दिए, तो आपको जब आपका एजीएम होगा उसके बाद आपको एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन 90% केसेस में वैलिड नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं केसेस में वैलिड होता है जो प्रोफेशनली गवर्न हो रही है, ठीक है।
ना एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 99% केसेस में यही वाला होता है, बाकी का जो केसेस बचा वो ये वाला आता है, ये एक्चुअली रिवाइज करना होता है, इसमें एनसीईआरटी का अप्रूवल लगता है, ठीक है। तो ये कभी टच भी मत करना, ये आप टच तभी करोगे जब ये टच करने वाले हो ना, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको इन्हीं दोनों में से किसी भी खेलना पड़ेगा। इन जनरल एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। जब एडॉप्टेड पे क्लिक करोगे तो बोलेगा क्या प्रोविजनल पहले फाइल किए थे, तो बोलना होगा नहीं भाई। वाई? प्रोविजनल अगर फाइल किए हो तो एजीएम के बाद प्रोविजनल एक्सेप्ट करना होता है। वेदर adopted in adjourned AGM, अगर adjourned AGM में किया हो तो yes, otherwise no या फिर not applicable। आप no भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। It's not necessary कि no और not applicable में कंफ्यूज हो, no चलेगा, ठीक है। या फिर not applicable कर दो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर मैनेजर, अब देखो यहाँ पे सिग्नेटरी डिटेल्स पूरा मांगता है, तो मैंने एक छोटा सा कंपनी का डिटेल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। एक नंबर कंपनी ये है। अच्छा, यहाँ पे आपको डिन जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और बाकी डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे डिन नंबर डाला, नाम अपने आप आ गया, ठीक है। फिर इसका भी मैंने डिन नंबर कॉपी किया, नाम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इनका डेजिग्नेशन यहाँ से हमको चूज कर लेना है ड्रॉप डाउन में से। और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंसेस मैंने कब साइन किए, मेरा 1 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुआ है, 1 तारीख को। देखो जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, जो छोटी कंपनी होती है फैमिली ओन टाइप, उनमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेम डे साइन होता है, ऑडिटर रिपोर्ट भी सेम डे साइन होता है, उनका डायरेक्ट उनका बोर्ड मीटिंग भी उसी दिन होता है। जितना साइनिंग का काम है सब एक ही दिन करके हटा देते हैं, ठीक है। वो जब पब्लिक कंपनी होती है, प्रोफेशनली गवर्न कंपनी हो जाती है, तब ये सब डेट वेट का सफर स्टार्ट होता है कि नहीं नहीं उस मीटिंग में तो ये मैटर अप्रूव नहीं होता, नहीं नहीं उस वाले मीटिंग में तो ये वाला मैटर अप्रूव नहीं होता, वहां झमेला स्टार्ट होता है, ठीक है ना। डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट रेफर्ड, अब देखो जिस दिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर में पूछा है, नीचे क्या पूछा है, बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन जनरल सेम डेट होगा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सेम डेट फॉलो करती है, क्या एक ही डेट में होता है, कोई चाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो सर थोड़ी सी सोचना पड़ता है हम लोग को भी। अरे भाई कटना, ये आ गया दोनों नाम। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट बिल्कुल डिट्टो सेम डेट पे ही हम लोग करेंगे। डेजिग्नेशन डायरेक्टर, अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना ये जो डेजिग्नेशन वेजिग्नेशन का सीन है ना, आप मास्टर डेटा वगैरह में चेक कर लेना, कभी कभी नहीं यहाँ पे डेजिग्नेशन एडिशनल डायरेक्टर होता है और आप यहाँ पे डायरेक्टर मार के जाते हो, तो ये भी एक नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मान लो वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर है कोई, तो उसको आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो मेक श्योर ये सब आप करते हो। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल बाय द ऑडिटर, अब ऑडिटर ने फाइनेंसेस कब साइन किया है, मेरे केस में तो 1 तारीख को ही साइन किया था सर, ठीक है। वेदर एनुअल जनरल मीटिंग हेड एजीएम हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है सर। अगर हुआ है तो कब हुआ है, मैं तो बोलूंगा 10 तारीख हो गया था। अब तुम बोलोगे ये क्या हो गया, ये क्या बात है भैया, 1 तारीख को बोर्ड मीटिंग, 10 तारीख को एजीएम, बिल्कुल शॉर्टर नोटिस पे क्यों नहीं कर सकता हूँ, शॉर्टर नोटिस पे एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला सकता, बुला सकता हूँ। आज मेरे को, मैं चाहता हूँ कि कल मैं अपनी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग करूँ, कर सकता हूँ क्या, 100% कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज मेरे को 95 का कंसेंट चाहिए ना, मैं और मेरा दोस्त बस दो बंदा कंपनी के शेयर होल्डर है, वी आर गिविंग 100% कंसेंट, क्या प्रॉब्लम है, राइट। एज पर अगर एक्ट जाया जाए तो 21 क्लियर डेज नोटिस का प्रोविजन है, बहुत कुछ है, राइट। बट वो कब एप्लीकेबल होता है, जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स वो सारे ऑप्शन दिए गए। बट एट द सेम टाइम ये भी देखा गया कि अगर फैमिली ओन, मैं और मेरा भाई अगर दो बंदा या फिर फादर सन दो लोग मिलकर ही कंपनी चला रहा है, तो उसमें शेयर होल्डर 21 क्लियर डेज क्यों वेट करेगा, मेरे को भी पता है उसको भी पता है, दोनों को पता है, फिर क्यों बिना मतलब का वेट करो। तो इसलिए 95% कंसेंट का ऑप्शन आ गया। तो ये कंसेंट होगा ही उस कंपनी में जो फैमिली ओन्ड हो या 100% कंट्रोल कंपनी हो, ठीक है भाई, सिंगल पर्सन। तो वही चीज है। ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अब यहाँ पे जो ड्यू डेट आएगा ना सबका 30 सितंबर ही आएगा, जिसका नया नया कंपनी है उसका 31 दिसंबर 2025 आएगा। मतलब जिस जो भी कंपनी 2024 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, 2024 में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फर्स्ट एजीएम का जो ड्यू डेट आता है वो आता है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियर। तो 12 मंथ मतलब सॉरी 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियर, तो 9 मंथ मतलब होता है 31 दिसंबर। तो वो सब कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, इन जनरल हर कंपनी के ऊपर यही डेट एप्लीकेबल होता है। Whether an extension of EGM is granted, no, अगर होगा तो INC 28 फाइल करना होगा, और ये एक्सटेंशन कैसे लेना है वो भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको सिखा दूंगा।
अब यहाँ पे आता है पूरा सब्सिडरी ऑब्सिडरी का डिटेल। कंपनी के पास कोई सब्सिडरी, देखो मैं अपने केस में तो नो कर रहा हूँ और मेरे को ये, अच्छा ये सेव करना होगा ना पहले। चलो यहाँ तक का डेटा तो मेरा हो गया भैया सेव, ठीक है। अब ये सब मेरा है कि यहाँ पे वेदर कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड सेक्शन दिस, वेदर द कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी। पहले लैंग्वेज को समझिए, कभी भी फॉर्म फिलअप करने बैठे तो कॉपी पेस्ट दबा दब मत मारिए। लैंग्वेज क्या है, क्या कंपनी है एक सब्सिडरी जो डिफाइन किया गया है, इज अ सब्सिडरी। और एक आपको पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा नेक्स्ट, कंपनी की सब्सिडरियां भी है क्या, मतलब मैं खुद ही सब्सिडरी हूँ या मेरी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, दो अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का कुछ भी नहीं है, इन जनरल कंपनियों में नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सब्सिडरी कंपनी है, डेफिनेटली आपको ये वाला यस करके सही से डिटेल भरना है, अदरवाइज आप अपने होल्डिंग कंपनी का डिटेल नहीं भर पाएंगे, ठीक है। मतलब जब होल्डिंग जब फिलअप करने जाएंगे ना, तो वो दोनों क्रॉस चेक करता है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी आपको बोलना होगा कि वो मेरा पापा है, और तब बाप के पास जाके बोलेगा कि आपका कोई बेटा है, वो बोलेगा हाँ मेरा बेटा। जब दोनों मैच करेगा तभी लेगा। ये बोल दिया बाप है, वो बोला नहीं मेरा बेटा नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। वो बोल दिया बेटा है, ये बोल दिया पापा नहीं है, तो हो गया गड़बड़, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू क्लिक, अगर सही है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। और इस ऑप्शन का मतलब है क्या, यही ये कंपनी, मैं जिस कंपनी को भी भर रहा हूँ, राइट, ये कंपनी एक सब्सिडरी है। अगर ये सब्सिडरी है मतलब इसका कोई पापा कंपनी होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा नो होता है। यहाँ क्या है, वेदर द कंपनी हैज सब्सिडरी कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, अगर है तो यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। इन जनरल नहीं होता है, छोटी कंपनियां उनका तो नहीं होता है। अगर बड़ी कंपनी तो डेफिनेटली होगा ही होगा, मेरे को पता है, तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप कंपनियों में पक्का ये सब होता है स्यापा, तो बस ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं ऑडिटर्स के केस में, ऑडिटर डिटेल में, ठीक है। एसआरएन फॉर्म ऑफ एडीटी वन, अब आपको एसआरएन फॉर्म से एसआरएन नंबर चाहिए होता है एडीटी वन का, ठीक है। बहुत सारा एसआरएन यहाँ पे लोग डाल डाल के चेक कर रहे हैं। एक एसआरएन, अच्छा डमी एसआरएन हमेशा काम तो करता है, दो दो चार दो छः, शायद ले लेगा, हाँ ले लिया, ठीक है। ये गलत तरीका है, कभी मत ट्राई करिएगा, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, ठीक है। ये जेड वाला तरीका बिल्कुल 100% गड़बड़ तरीका होता है। बट अभी हो क्या रहा है, मान लो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट था, फर्स्ट फाइनेंसियर है, तो अब फर्स्ट फाइनेंसियर में ऑडिटर अपॉइंटमेंट प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जम्पशन होता है, राइट। तो एजीएम में वो लोग अपॉइंट करते हैं। तो अभी कुछ कुछ कंपनियों में क्या हो रहा है ना, जब करंट जब फाइल करे एडीटी वन, वो एसआरएन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोल रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड एसआरएन ऑफ एडीटी वन। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच, और अगर टेक्निकल ग्लिच हो रहा है तो फिर ये एसआरएन आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। कि जेड लिख के सब में, जितनी आपकी कंपनी की फाइल करो 100 150 सब में जेड लिख के 9999 करके भर दे रहो, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका कंपनी इंडिविजुअल, देखो ऑडिटर फॉर्म और इंडिविजुअल दो ऑप्शन बोलते हैं। अगर आप ऑडिट फॉर्म पे चूज करते हो तो आपको दो डिफरेंट पैन नंबर देना पड़ेगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या होता है कि इफ मिस्टर ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका ही पैन होगा, राइट। अगर उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप है तब तो एक ही पैन होगा सर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर अलग फॉर्म है तो उसमें वहां पे उसका अलग फॉर्म भी होगा। तो जब आप इंडिविजुअल को अपॉइंट किए हो, तो मतलब एक बंदे को अपॉइंट किए बट उसके पास फॉर्म है, राइट। मान लो संदीप राजभर एंड कंपनी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म, तो उस केस में संदीप राजभर इज व्हाट, इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ रहे हो बात। तो वहां पे फिर इंडिविजुअल क्लिक करके ही फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेम पैन अलाउ नहीं करेगा, आपको बोलेगा अलग पैन दो, उस फॉर्म का पैन दो, फॉर्म का पैन दो, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल फॉर्म, अगर है लाइक एलएलपी वेलएलपी है, कुछ और फॉर्म वॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, सीए का भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो सेपरेट पैन होगा। तो फिर आपको ऑडिट फॉर्म करके यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट पैन देना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं फिलहाल इंडिविजुअल कराऊँ सो दैट मेरा मेहनत कम हो। और नंबर कितने ऑडिटर है सर, एक ही ऑडिटर है, काफी है। इनकम टैक्स पैन ऑफ ऑडिटर, प्लीज ये मत पूछना ये किसका है। मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, नेम ऑफ द ऑडिट फॉर्म। तुम ये मत बोलना कि भैया ये कैसे कर रहे हो, भाई कुछ भी डेटा डाल रहा हूँ मैं तो कुछ भी डेटा डाल ही सकता हूँ, मेरे को क्या। 1 2 3 4 5 6,
क्यों दिक्कत कर रहा है ये, एक और जीरो कम हो गए। भवानीपुर, चलो ठीक है, कोलकाता की एक जगह है भवानीपुर। ठीक है, तो मैंने जस्ट ऑडिटर का एक डिटेल डाल दी। अगर मैं वही ऑडिट फॉर्म करता ना तो मेरे को पैन का झमेला कर देता। ठीक है, फिलहाल मैं इंडिविजुअली रखता हूँ, झमेला नहीं करना मेरे को। वो फर्दर डिटेल हाँ तो था कुछ, तो डिटेल एक्स्ट्रा मांगता है, यही तो नेम ऑफ द मेंबर, मेंबरशिप नंबर एंड बाकी डिटेल भी इन एडिशन मांग लेता है, जो कंफ्यूजन करता है। छोड़ो यार, और तो कुछ था तो सही। मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिट, अच्छा मेंबरशिप नंबर ऑफ द ऑडिटर और ऑडिट फॉर्म, ये देखो ये वाला उठा लिया। मेंबरशिप नंबर अब मैं अगर डालता हूँ तो बोलेगा पक्का सेव। सेव करते समय कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को मिला है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो मेरे अगर इंडिविजुअल केस तो इंडिविजुअल करो, बाकी हटाओ ये सब। ठीक है, डिटेल ऑफ मेंबर साइनिंग ऑफ द एबव फॉर्म। अच्छा, अगर मान लो कोई फॉर्म मान लो मैंने अपॉइंट किया होता तो ए बी सी डी एंड पार्टनर्स, उसमें पार्टनर होते हैं ए बी सी डी। तो जो बंदा साइन किया है बैलेंस शीट, डिटेल ऑफ द मेंबर साइनिंग द अबव फॉर्म, ठीक है, साइनिंग पर्सन कौन है उसका सिर्फ डिटेल जाता है, नेम ऑफ द मेंबर उसका साइनिंग जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अब देखो ये हमेशा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मेजोरिटी केस में कॉमर्शियल इंडस्ट्री होता है। ठीक है, अगर आप बैंकिंग कंपनी का ऊपर हो तो बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, पावर कंपनी है, एनबीएफसी है, तो अलग अलग केसेस है। इन जनरल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में आपको क्लिक करना है। नाउ वेदर शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल ऑफ दिस कंपनी। एक छोटा सा केस बताऊंगा, जस्ट आपका 30 सेकंड लूंगा, 21 मिनट हो चुका है, इन दैट एक कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट ड्यू डिलिजेंस करना था मेरे को। ठीक है, उस कंपनी का जो फाइलिंग था, नाम नहीं लूंगा, कंपनी का नाम कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो सारा एक मिस्टर एक्स करता था। ठीक है, और मिस्टर एक्स नोबडी था, मतलब वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, वॉज जस्ट वॉचिंग वीडियोस, और वो बंदा कैसे कर करा के फाइलिंग कर देता था। ठीक है, तो उस बंदे ने जो फाइलिंग किया था उस कंपनी का मेरे पास ड्यू डिलिजेंस है कि संदीप यार मेरी कंपनी है, मतलब किसी के रेफरेंस से आया है, ये हमारी कंपनी है भाई, एक बार देख लो इस कंपनी का सारा फाइलिंग वाइलिंग हुआ हुआ है कि नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्टर कुछ अलग प्लान कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, एज यूजुअल बीपीडी, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, सारे डेटा डाउनलोड करो। वो बंदा क्या करता था, कितना स्मार्ट, शेड्यूल 3 को नो करता था ताकि झमेला ही खत्म। पुराने वाले फॉर्म में ये वाला ले लिया था, मतलब अभी फॉर्म में ये अलाउड नहीं करता है। ठीक है, पुराने फॉर्म का जो भी था ना, अभी मेरे को याद है वो कंपोजिशन इस तरीके से सेट किया गया था, 19-20 कर करा के बस फॉर्म सबमिट किया था, ताकि मास्टर डेटा में ये शो कर दे कि बैलेंस शीट फाइल्ड है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो बाद में वो चीज जब सामने आया तो फिर एक ही साल का वो गड़बड़ हुआ था। उससे पहले, उसके पहले का तो नहीं था ही नहीं, कंपनी उस साल कांड किया था, उसके बाद ईयर डिस्प्यूट हो गया उस बंदे के साथ उसका। ठीक है, तो जो भी सीन था, तो यहाँ पे ये सब टाइप का अरेंजमेंट अगर कोई करता है, अगर आप खुद डायरेक्टर हो तो प्लीज ये सब चीज देखा करो कि शेड्यूल 3 को कोई नो करके इसको एनबीएफसी बना के, एनबीएफसी बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बहुत सारा अलग अलग टैब, अलग अलग डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, तो वो सब नहीं कर रहे कोई। ठीक है, तो मेरे केस में तो एप्लीकेबल होगा, 100% एप्लीकेबल होगा, और सब कंपनी केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक, ठीक है, शेड्यूल 3, बिना शेड्यूल 3 का कोई बैलेंस शीट अभी नहीं बनता। नाउ वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंस में रिक्वायर्ड और नॉट, कंसोलिडेटेड मेरे केस में नहीं है, जिस केस में एप्लीकेबल होगा मैं उस केस का एक फ्रेश भर के सिखा दूंगा। सिर्फ यही वीडियो बनाऊंगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भरे, उसमें यहाँ तक का डेटा डिट्टो सेम रहेगा, बोल दूंगा कि बोला वीडियो देख लेना, उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेटेड बना दूंगा। ठीक है, चलिए, where the company is maintaining books of account and other relevant people in electronic form। अब इसको लेके कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया लैपटॉप में तो सारा डेटा ही लगते ही है, तो यस कर देते हैं, यस कर देते हैं। अरे मेरे भाई, ये इसका मतलब होता है क्या आप लोग डेटा जो आपके जो घर मतलब हार्ड ड्राइव में रखा हुआ डेटा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रहा है क्लाउड स्टोरेज का बात हो रहा है। मतलब क्या आपकी कंपनी जो डेटा अपनी कंपनी का मेंटेन करती है, बैलेंस शीट, बुक्स एंड ऑल, वो सारा जो सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया आपका, रजिस्टर्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया, वाउचर हो रहा है, वाउचर का स्कैन कॉपी, ये सब कहाँ रख रहे हैं, वो सर्वर कहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, वो सर्वर यूएस में है, यूके में है, इंडिया के किसी और राज्य में है, वो सर्वर का आप डिटेल बताइए किस जगह पे होस्ट कर रहे हैं आप उस डेटा को। ठीक है, तो छोटी कंपनी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता सर, वो सारा डेटा तो अपने लैपटॉप में अपने फोन में लेके घूम रहे होते हैं, तो उनके केस में नो होगा। अब जैसे रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जिसके पास भाई लाखों करोड़ों वाउचर्स होते हैं, उनको चाहिए होता है क्लाउड स्टोरेज, राइट, वो उनका पूरा डेटा बहुत सिक्योर्ड वोल्ट करके पता नहीं कहाँ कहाँ रखा होगा, कितने सर्वर बनाए होंगे, तो बड़ी कंपनियों के लिए वो सब करना पड़ता है, छोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब इतना डेटा करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। क्या हुआ भाई, सेव हुआ कि नहीं हुआ? जब तक सेव नहीं होगा आपका फॉर्म नेक्स्ट नहीं जाने देगा। चलो सेव हो गया। अब यहाँ पे आता है मेरा करंट ईयर का डेटा। यहाँ पे देखो रीजन फॉर, यहाँ पे क्या है, फिगर्स फॉर द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंस ईयर का डेटा पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये सब हम चाहे तो एडिट मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करेंगे तो यू हैव टू गिव द रीजन कि क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक जीरो कम कर दिया, ठीक है, तो मेरे को अब रीजन देना पड़ेगा कि इट वाज ड्यू टू दिस रीजन। यू कैन नॉट सोचना है ये वाला ऐसा ट्रैप। अभी अगर आप यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे ना, ये रीजन पक्का उनको शो करेगा कि भाई इसमें इसने पिछले साल कुछ और बोला था, इस साल कुछ और मॉडिफाई किया है। तो अल्टीमेटली फिनांसेस आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? फाइनेंशियल मॉडिफाई करने के लिए आपको सेक्शन 133 या 134 का ही कंप्लायंस करना पड़ेगा, राइट। तो आप रिवीजन इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ओके, ये हमारा 31 मार्च 2025 का बैलेंस शीट यहाँ पे जाएगा। शेयर कैपिटल जितना था इस कंपनी का उतना ही होगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे डमी डेटा डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पूरा डेटा में जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस आपकी बैलेंस शीट में एकदम क्लियर कट शब्दों में लिखा रहेगा, उठा के डालना है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके बैलेंस शीट में मिलने के चांसेस निल है, मतलब 100% नहीं है, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में 2-1% में आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, ये आपके अगर बुक्स में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कंपनी कोई इशू लेकर आया हुआ है, ठीक है। कंपनी से राइट इशू लेकर आया और लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है। क्या किया, हमने राइट इशू लाया, लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब किए, अभी तक हमने अलॉटमेंट नहीं किया, और वो 31 मार्च के आसपास का दौर था, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे पड़ा रहेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक मतलब 6 महीने से पेंडिंग अलॉटमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर 6 महीने से अलॉटमेंट पेंडिंग पड़ा है तो इट्स अ वायलेशन, ठीक है। अच्छा खासा पेनल्टी लग सकता है, तो ये आपको नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से बहुत लंबा लंबा लोन हो सकता है। अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो शून्य। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कुछ है तो ठीक है। अदर लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे मिलेंगे। आई हैव नॉट नेवर सीन कि किसी कोई आर्टिकल को या फिर किसी सी ए सी एस किसी को भी ये सब चीज से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम हुआ हो। आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द क्रेडिटर्स, ये सब कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ कुछ चीज रहता है यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिटर वगैरह से कितना बाकी है, टोटल आउटस्टैंडिंग एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज से कितना बाकी है, तो अगर माइक्रो एंटरप्राइज से कितना बाकी है आपको बैलेंस शीट में नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा। डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं मिलता है, ये दोनों चीज ना आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलता है, ठीक है। बी का 1-2, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको मिल जाएगा डायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको मिल जाएगा, कैश वैश मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट, जो हम लोग बैलेंस शीट में पहले पढ़े थे ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। कंपनी के पास क्या है फिक्स्ड एसेट में, वो सब हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस कंपनी का कुछ भी नहीं है। देखो लास्ट ईयर का डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल आ रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर का डेटा के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डिफर्ड टैक्स एसेट, ये सब मेरे केस में कुछ भी नहीं है। वाह, अच्छा कंपनी चूज किया, सब कुछ 0-0 है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है तो सर यहाँ पे बहुत कुछ डेटा आता है, कैश वैश इक्विवेलेंट जो भी आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, अब यहाँ पे सब कुछ जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वी ऑल नो अगर यहाँ बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है, एसेट एंड लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पे जितना पैसा पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं एसेट्स में होना चाहिए। सो व्हाट विल आई डू, पता है मैं अपने गणित के हिसाब से क्या करने वाला हूँ, कैश में जाके वो पूरा पैसा डाल दे रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट मेरा टैली हो गया, राइट। हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। यार बैलेंस शीट भरना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। अब पीएल में आते हैं। ब्रेकअप फिगर ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का ये कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे डालते हो। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में बात की जाए जो कि अनसिक्योर्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बैलेंस शीट में कहा था भैया, पहले वो देखते रहो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 1 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब सब टाइप का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक के भी हो सकता है, रिलेटेड पार्टी हो सकता है, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर यहाँ पे एनबीएफसी से जहाँ से भी है, वो यहाँ पे जाएगा। टोटल अमाउंट 50,000 रुपए है, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, जहाँ से भी है, 50,000, 50 लाख, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, जो भी अमाउंट है यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट नंबर में लिखना है अब कहीं भी, ये नहीं कि फ्रैक्शन है तो
छोड़ दे, उसको जीरो कर दे, डबल जीरो को हटा दे, नहीं, जो नंबर है एज इट इज डालना होगा आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे जो फिगर्स होगा और इस नोट्स में जो फिगर्स होगा वो मैच करना चाहिए, मतलब ये जो टोटल आप फिलअप करोगे ना तो लास्ट में मैच होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बोरिंग टोटल इतना ही था इसका, ठीक है। बोरिंग कितना है सर, बॉन्ड डिबेंचर से कुछ पैसा आया है, नहीं। बैंक से पैसा आया है, मान लो। अदर पार्टीज मतलब सर, इसका मतलब हो गया क्या शेयर होल्डर से पैसा है, क्या डायरेक्टर से पैसा है, अगर शेयर होल्डर या डायरेक्टर से पैसा है तो यहाँ पे देंगे, अदरवाइज जीरो कर देंगे। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज ये सब नहीं होता है, डिपॉजिट्स आपकी कंपनी केसेस में नहीं होने वाला है। डिपॉजिट्स के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस है, बहुत मुश्किल से कंपनी इशू कर पाती है, ठीक है। तो ये सब आपका जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इन जनरल बैंक से होता है, जो कैश क्रेडिट लिमिट लेके रखते हैं, डायरेक्टर से शॉर्ट टर्म लेते हैं कि छोटा मोटा अमाउंट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो डायरेक्टर वाला अमाउंट या फिर बैंक वाला अगर कुछ अमाउंट है तो देंगे, अदरवाइज जीरो जीरो करेंगे, ठीक है। ये सब रिलेटेड पार्टी, लोन एंड एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, अब ये रिलेटेड पार्टी के अंदर तुम्हारा जो डायरेक्टर लोग आते हैं ना वो चले जाएंगे। अदर पार्टीज के अंदर आपके बाकी लोग जो आते हैं, मतलब बैंक नहीं, अदर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से आते हैं तो यहाँ जाएंगे। रिलेटेड पार्टी के अंदर रिलेटेड पार्टी जाएंगे, जैसे डायरेक्टर हो गया, ऐसा रिलेटेड पार्टी, ठीक है। वो शेयर होल्डर जिसका होल्डिंग ज्यादा है, रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट लोन आ रहा है बट इट्स रिलेटेड पार्टी फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी का एक्चुअली डेफिनेशन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट है, अभी तो रिलेटेड पार्टी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इट विल टेक 1 घंटा से मेरे को सिर्फ रिलेटेड पार्टी बोलने में लग जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। Now details of long term loans and advance unsecured considered goods, ठीक है। कुछ एडवांस एडवांस अगर मिला हुआ है तो वो भी डालेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे जरूर, ये आपको पूरा बैलेंस शीट में एज इट इज मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फ्रॉम रिलेटेड पार्टी से कुछ भी है तो मिल जाएगा, ये सारा कुछ आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिए एक ही काम कर सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, पूछिएगा और क्या करूँ और बैलेंस शीट में भेज दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा मोटा गाइड कर दूंगा, प्लीज कोई ये मत बोलना कि भैया AOC4 भर के दे दो आप, ठीक है। या फिर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो प्लीज ये मत बोलिए कि संदीप भाई भर दो ना, ये फॉर्म भर दो ना मेरे लिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो मैं सिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प, बट आप बोलोगे कि पूरा तुम ही करके दो तो ये भी तो हेल्प ही है, तो वो नहीं हो पाएगा ना। लॉन्ग टर्म एडवांस एंड बाकी चीजें क्या, डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड एडवांस। डाउटफुल, अगर डाउटफुल अगर कुछ है, डाउटफुल नहीं रहता है, ठीक है, मतलब छोटी कंपनियों में तो नहीं रहता है, बड़ी कंपनियों में डेफिनेटली हो सकता है। अगर है तो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉपरली मेंशन होता है, बिकॉज ये सारा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो जो प्रोविजंस जो जो दिख रहा है वो डेफिनेटली आपके बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर आपके बैलेंस शीट में है ही नहीं मतलब वो चीज़ जीरो है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, कुछ पैसा किसी से पा रहे हो, यहाँ सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब लास्ट 2 साल पहले भी किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, इस साल भी मेरे को उम्मीद है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो सर तो प्लीज़ कमेंट करके या मेरे को आके बता दो व्हाट्सएप पे कि भैया ये वाला प्रॉब्लम मैंने फेस किया, सो दैट मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा लोग, ठीक है। आ जाइए, अब ये तीसरा पेज मैंने सेव कर लिया, कहाँ तक पहुँचा भाई, यहाँ तक पहुँच गया क्या, हाँ चलो ठीक है। अब ये सब चीज देखो, इन जनरल ये सब जीरो जाता है, जीरो क्यों जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बता दो। अमाउंट इशू एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट रिसीव कैश ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, अमाउंट टू इशू फॉर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट रिसीव इन कैश, मतलब अब क्या बताओ इसके बारे में, क्या समझाऊं तुमको, एग्जांपल कैसे दूं। अमाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट पेमेंट रिसीव, पेमेंट नहीं मिला है मेरे को, ठीक है, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है इस पूरे रिपोर्टिंग, मतलब इस एक फाइनेंस ईयर के अंदर मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन कुछ अमाउंट इशू हुआ है फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर आपके बैलेंस शीट में ऐसा कोई डाउटफुल कुछ भी यूनिक अमाउंट आता है तो ये आपके बैलेंस शीट में मेंशन रहता है, ठीक है। नहीं मेंशन, कहीं कुछ नहीं मिला इसका मतलब जीरो, वो है ही नहीं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन, क्या शेयर एप्लीकेशन मनी कुछ भी आप है यहाँ पे, नहीं है, जीरो करो। शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, ये सब आपका जीरो जाता है, ठीक है। ये तभी आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी, ये जो रिपोर्टिंग का पोर्शन है ना, ये फाइनेंसेस का बहुत मतलब आउट ऑफ द ट्रैक जोन पहुंच जाता है, मतलब बहुत यूनिक जोन में पहुंच जाता है, जहां का रिपोर्टिंग सबके लिए मतलब सब जगह मतलब आरोसुक का माथा नहीं मारेगा यहाँ पे।
और उससे ज्यादा इंटरेस्ट कौन ले रहा है पता है? आपकी आरबीआई इंटरेस्ट लेगी यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ऐसा ऐसा चीज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है ना, तो ये सब जीरो चला जाता है। मैं अपने केस में तो मैं आपको बता दूँ, छोटे केसेस में तो जीरो ही जाएगा। अगर आप बड़े बड़े कंपनियों का फाइल करोगे तो वहाँ पे ये सब डेटा जाता है। तो बड़े कंपनी का फाइल करना है तो आपको एक बार में तो हमको पूरा भरोसा आपको देगा नहीं, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको रिलायंस कंपनी का AOC4 भरने को ही आपको पकड़ा दे, राइट? बिकॉज रिलायंस कंपनी का AOC4 अगर आपको भरना है तो उससे पहले आपको रिलायंस से छोटी 1000 कंपनियों का फॉर्म पहले भरना होगा और सीखना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे वहां पे, राइट? तो फिलहाल आपको ये सारा चीज जीरो करना है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में ये चीज समझा दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक घटिया चीज, टैप टैप करके ट्राई ज्यादा मत करना, बहुत फास्ट फास्ट टैप मत करना, क्योंकि ऐसे तो मैं कर रहा था ना एक दिन और ये मेरा फॉर्म गायब हो गया। ठीक है, तो अगर आपका टैब अच्छे से काम कर रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कितना जीरो करवाएगा? ओके चलो, अब बताता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो इसमें है आपका अनपेड डिविडेंड वगैरह कुछ है, डिवेंचर क्लेम बट नॉट पेड, डिवेंचर्स क्लेम बट नॉट पेड, अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स, डिपॉजिट मैच्योर बट नॉट क्लेम्ड। तो ये वो सारा अजीब फाइनेंशियल पैरामीटर वाली चीज पहुंच जाता है। देखो डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड रिन्यू ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, डिपॉजिट मैच्योर्ड, ठीक है, डिपॉजिट वगैरह सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट कंपनीज, कंपनी का गवर्नमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कितना है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कितना है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर एज 18 इज एप्लीकेबल, ठीक है, कॉल अपॉन अनपेड बाय अदर्स, कॉल अनपेड बहुत रेयर केसेस में होता है, 100% पेड होता है अभी तो, ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग सिक्योर, बोरोइंग सिक्योर्ड, तो बहुत कुछ है। अच्छा, ये नेटवर्थ ऑफ द कंपनी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आपके बैलेंस शीट में यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो कि होता क्या है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, कंपनी का बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को ले लीजिए प्लस आपका रिजर्व एंड सरप्लस ले लीजिए। 100 रुपए का कैपिटल, 10 रुपए का रिजर्व, 110 रुपए कंपनी का नेटवर्थ हो गया। ठीक है, 100 रुपए कैपिटल, 100 रुपए का लॉस, कंपनी का नेटवर्थ जीरो हो गया। ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट मतलब कैपिटल और 500 रुपए का लॉस, -400 रुपया नेटवर्थ हो गया। ठीक है, तो आपको रिजर्व एंड आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पोर्शन है एंड इक्विटी वाला पोर्शन है, इन दोनों को जोड़ दो, जो भी आता है नेटवर्थ होता है। ठीक है, इतना दूर तक कर लिए, इसको कर लेते सेव। अरे भाई कितना जीरो करवाएगा, जीरो ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है, ठीक है, तो प्लीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं अवेलेबल हूँ। मेरे को कुछ लोग रात को 12-12 बजे तक फ़ोन करते हैं। ठीक है, मैं जबकि हर वीडियो में बोलता हूँ कि सर सुबह फ़ोन कर लिया करो, बट फिर भी लोग मेरे को 12 बजे फ़ोन करते हैं, पता नहीं क्यों। आप भी कर सकते हो, प्लीज़ 12 बजे मत कर। ये कहाँ पहुँच गया, शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग, अब देखो ये होता है कि कैपिटल रेज कितना किया, मतलब पिछले साल स्टार्टिंग में आपके पास टोटल 10,000 शेयर कैपिटल थे, 10 रुपए वाले। ठीक है, तो टोटल आपका पेड अप कितना था सर, 1 लाख रुपया। नंबर, एक मिनट, कितना था ये तो देख लूँ, मैं तो देखा भी नहीं। 1 लाख का कैपिटल है, मतलब 50,000 ईच करके होना चाहिए, आई डोंट नो। 10,000 10 करके कितना, चलो 1 2 3 4 5, एंटर नंबर इक्वल टू और लेस देन ऑफ टोटल नॉमिनल अमाउंट एंटर अबव, कहाँ लिखा है एक्स्ट्रा, टोटल पेड अप अमाउंट, टोटल प्रीमियम कुछ भी नहीं है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के शुरुआत में। अच्छा, ऊपर मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। ये आपका 10 नहीं, यहाँ पे आपका 1 लाख होना चाहिए, राइट? टोटल नॉमिनल अमाउंट इज ऑल्सो 1 लाख, टोटल पेड अप अमाउंट इज ऑल्सो 1 लाख, राइट? टोटल 10,000 शेयर्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई शेयर्स इंक्रीज हुआ है तो किसी ने इन इन तरीकों के अलावा किसी तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इंक्रीज कैसे हुआ है, अगर पब्लिक इशू के थ्रू हुआ है तो होगा, अदरवाइज सब में जीरो हो जाएगा। पता है, अब AOC4 भरने मतलब चैलेंजिंग काम हो गया है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो AOC4 भरे ना भाई, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, बट मेहनत तो है। मतलब अब तो मैं खुद भी नहीं भरता AOC4,
हाँ, सीखने के लिए, आपको बताने के लिए जस्ट एक दो या दो चार ट्राई कर लेता हूँ कैसे कैसे क्या क्या भरना है। बाकी सब कोई ना कोई भर ही भरता ही है, या तो ट्रेनी भरेगा या तो फॉर्म में जो CS है वो भरेगा या भरेगी, जो भी है। ये सब आपका हो जाने के बाद आपका ये अल्टीमेटली अगर कुछ है तो ये सारा चीज़ का आपको डिटेल डायरेक्टर रिपोर्ट में मिलता है, ठीक है। 100% आपको डायरेक्ट रिपोर्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग आपका बैलेंस शीट फाइनेंसेस में भी आपका रहता है कि कंपनी ने ये चीज़ रेस करी, कैपिटल बढ़ाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया है, वो आपका रहेगा, ठीक है। डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, ये कॉस्ट ऑडिट सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। कॉस्ट ऑडिट वही वही आता है जहाँ वो 25 करोड़ और 35 करोड़ का लिमिट टच करता है या फिर 50 करोड़ का लिमिट टच करता है, तब आता है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इसको हमको सेव करना है, सेव कर लिया। देखो अभी भी मैं AOC 4 में ही हूँ, और अब AOC 4 बनना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट वाला काम लगता है। पहले थोड़ा सा ना इजी पड़ता था, वो PDF में होता था ना, धड़ाधड़ भरते थे अपने। जब से ये V3 में डाल दिया है ना, और मौत आ गया है, क्या बोले। ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे फॉर्म ही खत्म नहीं हो रहा है, कहाँ तक खत्म होगा, यहाँ तक पहुंचे थे। इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, अब आ रहा है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा PL स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने बैलेंस शीट किया और बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हुआ। देखो बैलेंस शीट कितना कितना जोन में बटा था। पहले तो हमने बैलेंस शीट का लाइबिलिटी डाला, फिर एसेट डाला, फिर हमने पूरा नोट्स टू अकाउंट डाल दिया, नोट्स का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट डाला। फिर हमारा कुछ हाई फाई ट्रांजेक्शन का डिटेल हमसे पूछा गया कि कुछ हाई फाई चीज बताओ कि डिपॉजिट फॉपोजिट कुछ है क्या, वो सब एक जोन आया। फिर एक जोन आया जहां से पूछा गया कि कैपिटल का बताओ भैया, कैपिटल जो पुराना था और बड़ा है या कुछ घटा है, बड़ा और घटा है तो बताओ हमको डिटेल्स, तो वो एक जोन आया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारा बैलेंस शीट का 3 जोन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं PL में। अगर ऑडिट ये कॉस्ट ऑडिट होता तो इसका भी एक जोन आ जाता। अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, फॉर दिस फाइनेंशियर हम लोग ऑब्वियसली 31/3/25 का ही चूज करेंगे। सेल्स कितना है, सेल्स आपके इसमें दिखता है, आपके बैलेंस आपके PL में दिख जाएगा। अब आप सेल्स फिगर लेके स्टार्ट करो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, गुड्स है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, ये आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके बैलेंस शीट में मेंशन नहीं रहता है कि वो क्या है। बहुत कुछ लोग का बैलेंस शीट हमने देखा है कि बहुत सिर्फ टर्नओवर मेंशन करके लिख देते हैं। तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि वो कंपनी किस बिजनेस के अंदर है, कंपनी का NIC कोड क्या है। अगर कंपनी का NIC कोड आप देखो तो कंपनी का जो मास्टर डेटा होता है ना, अरे सॉरी, कंपनी का जो सिन नंबर होता है ना, उसका ये स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं NIC कोड को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी किस एक्टिविटी में इंडल्ज है, ठीक है। U इज फॉर लिस्टेड या अनलिस्टेड है। देन आपका NIC कोड आता है, देन आपका दिल्ली आता है, कौन से ईयर में 2009 में रजिस्टर्ड हुई है। PTC रिप्रेजेंट करता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिन नंबर है वो डिवाइडेड होता है। तो अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, तो यू कैन डू वन थिंग। ये 100% सही तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनी MOE का ऑब्जेक्टिव चेंज भी कर दी थोड़ा बहुत, ठीक है। या किस ऑब्जेक्टिव से कमा रही है, हाउ कैन यू NIC कोड, क्या क्या आएगा भाई, ये जो भी है, कोड फॉर पैसेंजर एयरवे इन इंडिया, भाई ये तो पता नहीं क्या है। 2009 की कंपनी है कि 2009 की कंपनी। अच्छा, इसके ऊपर शायद यहाँ पे गड़बड़ होगा, क्योंकि इसकी 2009 की कंपनी है और इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन को 2008 में आया था, तो संग संग ये एप्लीकेबल हुआ नहीं था। तो इस वाले में ये शायद मैच ना करे, बाकी में मैच करता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, यू जस्ट हैव टू इंश्योर, अदरवाइज एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट आपको सेपरेट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, और ये आपके बैलेंस शीट में रहता है। प्लीज को ये मत बोलना कि भाई हमारे बैलेंस शीट में तो नहीं रहता है, ऑडिटर बदलो तुम, ठीक है। ये सब में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये आपके बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से मेंशन रहेगा, आई एम वेरी मच श्योर। चेंजेस इन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड रहता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रहता है, मैनेजर रेमुनरेशन रहता है, पेमेंट टू ऑडिटर, ये आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगा, पेमेंट्स टू ऑडिट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका अदर एक्सपेंसेस का जो नोट्स होगा ना, सबसे लास्ट वाला, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट ये सब आपका बैलेंस शीट में रहेगा। अदर एक्सपेंसेस में क्या होता है ना, अगर अदर एक्सपेंसेस आपका 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 में देखना ऑडिट फीस आपका 10,000 आएगा, तो 50,000 माइनस करना होता है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका 40,000, और ऑडिटर को जाता है 10,000, ये इस तरीके से होता है, ठीक है।
एक्सेप्शनल आइटम अगर कुछ है तो वो सब दे देंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है तो कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है, ये सब जीरो जीरो जाता है। देखो, अगर आप बैलेंस शीट दोगे तो उसके हिसाब से शायद मैं बहुत कुछ आपको अलग अलग बता पाऊँ, बट मैं अभी जो बता रहा हूँ इन जनरल बता रहा हूँ, बहुत ही ब्रॉडर टॉप पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा 19-20 हो सकता है। मैं ऐसे जीरो जीरो करके सबमिट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट, मतलब ये देखो, ये फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सचेंज से कुछ कमाए हो, पीएल में जाएगा। देखो यहाँ का जो जितना पोर्शन आपको मिल रहा है ना, यहाँ आपका जितना आपका पोर्शन मिल रहा है, वो आपको सारा मिल रहा है फॉर व्हाट, फॉर रेवेन्यू, मतलब आपके इनकम से रिलेटेड मिल रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले में जितना मिल रहा था वो आपके कैपिटल रिलेटेड मिल रहा था, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड था ना, वो सारा कैपिटल से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। और यहाँ जो भी मिलेगा आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर या इनकम से रिलेटेड मिलेगा, बिकॉज पीएल का ये वो पोर्शन है जहाँ पे हम लोग फाइनेंसियल्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजेक्शन को यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। Finances parameter, profit and loss accounts items amount in rupees during reporting period। अब देखो, प्रपोज डिविडेंड अगर आपका कुछ है तो वो आप बता दो, अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो फिर भैया कुछ भी दिक्कत नहीं है। रेंट पेड ये सब कुछ भी नहीं है मेरे में भाई। मेरे केस में नहीं है तो भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आपके भी केसेस में ये सब नहीं आएगा, पता है आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि भैया मेरी में आ गया, तो नहीं आएगा, चांसेस ना के बराबर है। जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उस सिचुएशन में आपको मेरे को पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा। और प्लीज़ कोई ये मत करना कि भैया मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट, अगर मैं कोई बीकॉम में हूँ, ठीक है, ऐसा देखा है किसी सीए फॉर्म में काम करे, किसी बीकॉम जस्ट अभी पढ़ाई स्टार्ट की है एंड सोच मेरे को कोई बोल दिया यूसी4 भर दो, तेरे को 500 रुपये दे देगा, प्लीज़ मत भरना भाई। और अगर भर भी रहे हो तो बहुत अच्छा काम करो, प्लीज़ किसी और से चेक करवा लो, ठीक है। तुम्हारे फॉर्म में जो भी लोग हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई गला काट देगा, राइट। किसी ना किसी से चेक करवा लो, बिकॉज ये सारे वो फॉर्म होते हैं जो आपके 500 1000 के चक्कर में कंपनी का लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट कर जाता है, ठीक है। कंपनी लाइफ टाइम इस चीज़ को फिर फेस करती है, क्योंकि एक बार जो यूसी4 या एनजीटी7 फाइल हो गया, वो जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता है अनटिल अनलेस आप नलीफाई करवाओ या फिर आप एनसीएलटी से उसको रेक्टिफाई करवाओ, ठीक है। और उसमें भी बहुत झमेला है, आसान नहीं होता। ये सब डालने के बाद आता है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना चीज मैं बनाता हूँ। एक प्रोडक्ट से कमाते तो एक, दो प्रोडक्ट से कमाते तो दो, ठीक है, जितना प्रोडक्ट से कमाते हैं उतना। अब यहाँ पे आ रहा है हमको प्रोडक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे मेरा एनआईसी कोड से रिलेटेड जो हमारा कोड आता है ना, वो यहाँ पे डालना है। फिलहाल मेरे कंपनी का केस में तो कुछ भी नहीं कमा रही है, तो मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा, कुछ भी नहीं भरना है, जीरो टर्नओवर, क्योंकि मैंने टर्नओवर जीरो किया था। अरे अभी तो पीएल में टर्नओवर जीरो करके आया यार, हद है तुम लोग। ये देखो, मैंने यहाँ पे टर्नओवर में पूरा जीरो किया हुआ है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरा टर्नओवर जीरो है। बट अगर मेरा टर्नओवर होता तो मेरे को यहाँ पे वन करना होता। दोनों केस मैच करना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, टर्नओवर कितना है, हाईएस्ट टर्नओवर कितना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सर्विसेज जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं एक क्लिक के यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे करते हैं। इसका प्रोडक्ट कोड, इसका एड्रेस में डाला हुआ है ना, इसमें भी डाल के रखा है लोग। सीओडी कोड, अरे यार इसमें लिंक भी नहीं डाला है। खैर, अगर लिंक नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ के लिए ना मैंने आपको बोला था कि अगर कंपनी का टर्नओवर है तो लास्ट ईयर का एओसी4 लेके बैठना। अगर आपके पास लास्ट ईयर का एओसी4 होगा तो यहाँ से आपको डिटेल्स आराम से मिल जाएगी कंपनी का, जो ये सर्विसेज है वो किस चीज़ में है, ठीक है, या फिर किस काम से वो कमाया हुआ है। टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्टेड इन, मतलब मान लो 100 रुपया होता तो यहाँ पे यहाँ तो 100 जाएगा भी नहीं, जाएगा। हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग, देखो प्लीज एंटर वैलिड, ऑब्वियसली नहीं लेगा। टर्न हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, हाईएस्ट टर्नओवर, नहीं लेगा यार मेरे सिस्टम में, मैंने सब कुछ जीरो करके बैठा हुआ ना, अलाउ भी नहीं करेगा, छोड़ो।
अच्छा तुमको कोड दिखा देता हूँ। NIPC में जाओ, सीधा सीधा नेशनल बजट काउंट, भाई ये वाला तो दूसरा वाला क्या। NPCS कोड MCA लिस्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कोड। वाह, अति उत्तम। गवर्नमेंट का साइट हमेशा ऐसा क्यों चलता है, मेरा यही सवाल है। मतलब गवर्नमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसके पास सारा पैसा जाता है, फिर ये पैसा होता क्या है? कौन लेके जाता है सारा पैसा? मतलब कहीं तो जा रहा है पैसा। हम्म, ये वाला ही है क्या? नहीं नहीं, ये वाला तो नहीं है। हाँ यही वाला है। तो फिर यहाँ से उठा के आपको डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर एक केस है तो उसका लेगा। अरे भाई, आधा क्यों कॉपी पेस्ट हुआ? अब अगर घूमता रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना मेहनत से भरा हुआ है। भाई, प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी ITC NPCS 4 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड, 1 2 3 4, ये वाला 4 डिजिट कोड उठाओ, यहाँ पे डालो। देखो लिस्ट ऑफ, ये जस्ट मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, ठीक है। तो इसमें से क्या है ना, आपको जो भी आपके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड चार्ट तो आएगा, ठीक है। जो ये जैसे 9805 है, तो 9805 10 10 0, इससे तेरे को 3 रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो 4 डिजिट है ना, अब उस 4 डिजिट से रिलेटेड बहुत सारा आता है। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका ये कॉपी करना, यहाँ पे लाके पेस्ट करना। ये देखो, ये ऑटोमेटिक चूज करके दिखा देगा आपका, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द कैटेगरी, टर्नओवर कितना था सर, मान लो 10 रुपीज़ का तो था। ये 10 तो लेगा ही नहीं, बिकॉज मैंने ऊपर में 0 रखा हुआ है टर्नओवर अपना, ठीक है। तो मेरे केस में तो 0 ही लेगा। हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट इन द सर्विसिंग कोड, सबसे ज़्यादा टर्नओवर किसका था? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालना है प्रोडक्ट का, हाईएस्ट टर्नओवर। ज़्यादा माथामारी का चीज़ नहीं है, बट सिंपल सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा चूज कर लेना है। अब ये मिलेगा कैसे नेट से? आपको जस्ट ये डेटा सर्च करना है, ठीक है। ITC HS कोड, बस इतना करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक सेकेंड, एक चीज देखना था। हम लोग कौन सा ये वाला डाले थे ना, हाँ ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा प्रोसेस फूड है, ठीक है, 9850, अब इसमें 985010 वाला हो, प्रोसेस फूड होता तो हम लोग फर्दर वाले में प्रोसेस करता। जस्ट हाईएस्ट, मतलब मेरा मेन जो प्रोडक्ट है उस इंग्रेडिएंट के पास पहुंच गया, यहाँ पे ऑडिट डालूंगा, ठीक है। तो ये आपको मिलने का बहुत अलग अलग ऑप्शन है, ये आप गूगल पे करोगे आपको मिल जाएगा। बहुत हाथी घोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। आपको टेक्स्ट गुरु वगैरह के भी साइट के ऊपर अवेलेबल मिलता है ये चीज़, ठीक है। साइट नहीं खोल सकता, मे बी कॉपीराइट इशू दिखाते कभी कभी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं अपना 0 करता हूँ, बिकॉज मेरे 1 रखने की वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा लास्ट में, ठीक है। डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर यहाँ पे आप यस करते हो, देन डेफिनेटली आपको फर्दर डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। वेदर एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो देना होगा, अगर नहीं हुआ है तो नो करना होगा। अगर आपकी कंपनी में आपके अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, आई थिंक आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा। अगर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे दीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर है और नो कर रहे हैं तो ये फिर डिस्क्लोजर नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आप घोटाला कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वेदर CNAG करता है तो ये नॉट, नो कर देंगे हम लोग, ठीक है। CSR सेक्शन नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल नो कर देंगे, ठीक है। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है तो सर यस, अगर यस करोगे तो तुम्हारा फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए फर्दर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम नो कर रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। देख रहे फॉर्म कितना लंबा हो गया। अब यहाँ पे पता है इतना लंबा फॉर्म होने का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, रैम का प्रॉब्लम होता है। अगर आपके लैपटॉप का रैम स्ट्रांग नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, पता है। आप जब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे ना, आपका बार बार सिस्टम क्रैश करेगा, आपका विंडो क्रैश कर जाएगा या फिर पेज एरर हो जाएगा, सबमिट नहीं लेगा। मेरे इस मैं जिस लैपटॉप में मतलब फाइलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका 16 GB रैम है, ठीक है। 1 TB इंटरनल है इसका, सॉरी 1 TB SSD जो भी आता है उतना इसका इंटरनल। ये लैपटॉप का प्रोसेसर अल्टीमेटली i5 है, तो जाके इसमें कोई फॉर्म फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं आता है। बिकॉज इसका मेरे को स्क्रीन भी रिकॉर्ड करना है एट द सेम टाइम, इसका कैमरा तो नहीं, इसके में माइक भी इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और पूरा जो वीडियोस वगैरह है वो रिकॉर्ड जो होता है, मतलब इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं अभी आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो दूसरे सिस्टम में रिकॉर्डिंग होता है। वो बेचारा i7 है, उसका 32 GB रैम है, तो उसमें वो कभी लैग नहीं करता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से दो सिस्टम में अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम आपको मैं मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो आप फेस करोगे, मैं नहीं फेस करूंगा। जैसे पेज खोलना, पेज ये पेज मेरा तुरंत खुल जाता है, ठीक है। आपका शायद बहुत टाइम ले ले, रैम स्लो रहेगा तो बार बार एरर होगा। इतना सारा मेरा टैब खुला हुआ है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना टैब खुला है भाई। इतना सारा टैब खुला हुआ है, ठीक है। इसके बावजूद मेरा पेज स्मूथली रन कर रहा है, और इसके साथ साथ मेरा टास्क बार में 5-7 टास्क भी ओपन है, फिर भी मेरा पेज खुल रहा है। आपका शायद पेज ना खोले। तो इस सिचुएशन में सब कुछ क्लोज करिए, सारा एक्स्ट्रा जो भी टैब है वो क्लोज करके रखिए। बिकॉज अगर रैम कंज्यूम हो गया 100% या फिर आपके पास स्टोरेज नहीं बच रहा रैम में, तो फिर वो डेटा कहीं ना कहीं रीड नहीं करेगा, वो क्रैश करेगा बार बार आपका सिस्टम, ठीक है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना है। अब ये तो मत पूछना ये कैसा होता है, सबको पता है कैसे होता है, वही वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल जो अटैच होता है वही वाला करना है। अब आपको ऑप्शनल अटैचमेंट दिख रहा है, कितना खुश हुआ है ना कि बस ऑप्शनल अटैचमेंट आ जा रहा है, डायरेक्ट रिपोर्ट देना ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे, व्हाट इज दिस। सेक्रेटरी ऑडिट डिस्क्लोजर रिपोर्ट, अच्छा हाँ ऑडिट डायरेक्टर रिपोर्ट का तो आप उस तरीके से आता है, ठीक है ठीक। एक सेकंड रुक जाइए। ऑप्शनल अटैचमेंट ये जीरो डेटेड, मान लो मैंने 1 तारीख को ही दे दिया है। डेजिग्नेशन डायरेक्टर मेरे को ऑथोराइज कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। बाय द वे हम लोग का एक वेबसाइट जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा जब लॉन्च हो जाएगा हमारा वेबसाइट वगैरह, ठीक है। सो आप बहुत कुछ वहाँ से डेटा पा पाओगे। अब देखो जब आप नेक्स्ट करते हो तो आपको एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू के लिए आ जाता है। भाई नीचे जा, अरे यार यहाँ तक आने के बाद अब आपको बोलते हैं प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। एक बार सेव पे क्लिक करो, सेव हो जाएगा आपका डेटा। अब सेव होने के बाद वापस इतना लंबा चौड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, मैं माउस तक पकड़ के खींच रहा हूँ तो जल्दी आ रहा है, वरना बहुत स्लो आएगा, ठीक है। अब प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो से यहाँ से होता है एक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है हमको। अब ये लेके जा रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड लॉन, ठीक है। ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, ये अब हमको फर्दर डिटेलिंग, पहले एओसी 4 तो हमारा सिंपल सा चिंदी सा था ही, इसके बाद का जो जिंदगी है अब स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यूनिक चीज है, ये नया है। पहले अब नेम ऑफ द कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, अगर कुछ है तो डालना है, नहीं है तो एनी कर दो, नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। या फिर ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, आपको ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ ओपिनियन है तो उसको एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन किया गया है उस ऑडिट रिपोर्ट में, तो यहाँ पे लिख दीजिए एज पर प्रेस एज, मतलब जैसे पॉइंट नंबर मेंशन कर दीजिए, प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑडिटर इन पॉइंट नंबर दिस, ठीक है। ऑडिटर का ओपिनियन अगर मॉडिफाइड है, क्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। अब ये क्वालिफाइड है, मॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड है, क्या है,
तो जो भी आपका ओपिनियन, अगर अनमॉडिफाइड है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो भैया वो आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिए। तो जो ओपिनियन आया है ऑडिटर का वो आपको ओपिनियन देना है, कुछ अलग कुछ हटके अगर है लंबा चौड़ा तो इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट रिपोर्ट पॉइंट नंबर दिस करके आप लिख सकते हो रेफरेंस देके। बेसिक ऑफ ओपिनियन यू विल फाइंड, यहाँ पे फिलहाल मैं ए अनमॉडिफाइड लिख दे रहा हूँ। बेसिक ऑफ ओपिनियन आपके ऑडिट रिपोर्ट में डेफिनेटली यहाँ पे रहता है, कुछ नहीं रहेगा भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एम्फेसाइज ऑफ मैटर नॉट एप्लीकेबल कर देना है, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। एम्फेसाइज ऑफ मैटर का मतलब होता है ना, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर वो पॉइंट मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बट ऑडिटर चाहता है कि आपका भी ध्यान जाए, इन्वेस्टर्स का ध्यान जाए उस मैटर पे, तो वो दोबारा रिपोर्टिंग करते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में। जैसे मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, ठीक है, तो डायरेक्टर ने तो ये मेंशन कर दिया कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, हमने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया है। ऑडिटर भी ये बात बताएगा कि भाई कंपनी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया और कंपनी ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया, इसको बोलते हैं एम्फसाइज ऑफ मैटर, ठीक है। की ऑडिट मैटर्स कुछ है तो दो, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हो। बट ये वाला चीज है ना, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर आपको थोड़ा सा प्रॉपर डालना पड़ेगा, और ये वर्ड लिमिट यहाँ पे आता है। बहुत ज़्यादा डेटा फिलहाल नहीं डाल पाओगे, एक लिमिट तक डाल पाओगे तो थोड़ा सा कर्टल वर्टल कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से दिया जा रहा है कि डेटा हाइड किया जा सके, इंफॉर्मेशन हाइड किया जा सके, तो ये आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब छोटा सा इंफॉर्मेशन आप फिर भी बोल रहे हो कि नहीं मेंशन करेंगे, तो वैसा नहीं चलेगा ना सर। नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स मार्क, डिस्क्लेमर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए, और क्या। ये जीरो होगा कि वन होगा? जीरो होगा आई थिंक, हाँ जीरो होगा। अगर कितना एडवर्स रिमार्क मिला है तो यहाँ पे आपको फिर अब देखो क्वालिफिकेशन, रिजर्व क्वालिफिकेशन मिला है, रिजर्व क्या नाम है, रिजर्वेशन दिया है, एडवर्स रिमार्क दिया है, जो भी दिया है यहाँ पे हमको डालने का मौका दिया। कुछ नहीं दिया है तो जीरो कर दीजिए। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉपी एंड पेस्ट करिए। अगर आप नहीं कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं तो फिर रेफरेंस दे देना पड़ेगा, अदरवाइज आई सजेस्ट कि कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लंबा चौड़ा होता है, अंडरस्टैंड, नहीं मेंशन कर पाए तो इन अकॉर्डेंस विद दैट करके आप लिख सकते हो एक बार को, बट आई सजेस्ट कॉपी पेस्ट करिए अच्छे से, ठीक है। State other matter as per rule 11 of the audit account, this state the other matters as per rule 11 of the audit। अब यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स जाते हैं, ठीक है। अब सारे मैटर्स तो आप उठाए कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे मैटर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है सर। बहुत सारे मैटर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, जो नहीं कर पाओगे उसको क्या करना होगा, एज पर रेफरेंस देके छोड़ दीजिए। वैसे तो कंपनीज ऑडिटर्स है, मैं ये फिलहाल एन कर देता हूँ। मैं अपने बुक्स में एन कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने में एन मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको भर के बस बता रहा हूँ, ठीक है, और ये कंपनी भी मेरी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। वैसे तो कंपनीज ऑडिटर सी कारो इज एप्लीकेबल, अगर कारो एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नो करते ये पूरा का पूरा चीज ये शेडेड हो जाता है। देखो कारो सब कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, कारो जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर, इन जनरल छोटी वालों के ऊपर तो नहीं होता है, बड़ी वालों के ऊपर होता है। तो अगर मेरे को कारों का वीडियो बताना होगा तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ कारों के बारे में बताऊंगा। सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में बताया तो मैं सिर्फ सेक्रेटरी ऑडिट को बताऊंगा। एक वीडियो मैंने बता दिया एओसी 4 पूरा भरने का। अब इसमें क्या क्या चीज इन एडिशन भरना होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियोस करके आपको बताता जाऊंगा। जैसे तुमको ये जानना है कि बैलेंस शीट को, मतलब भारी बैलेंस शीट कैसे बढ़ना है, तो सिर्फ मैं एक बैलेंस शीट भर के दिखा दिया, उसमें पीएल नहीं डाला, किसी पीएल को भर के दिखा दिया, तो वो मैं करूंगा, ठीक है। ऑप्शनल अटैचमेंट, अगर ऑप्शनल अटैचमेंट मैक्सिफाई नहीं, यहाँ पे अपना अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो अटैच कर, तो कुछ नहीं है तो और में जाए, ठीक है। जब तो नया नया फॉर्म आया हुआ है इस साल के लिए, तो वैसे भी रिलैक्सेशन थोड़ा तो रहेगा इस सब के लिए, ठीक है, कि सर इस साल तो गड़बड़ हो ही सकता था, नया फॉर्म था ना। जिस साल फॉर्म आता है ना उस साल बहुत रिलीफ मिलता है, उस साल अल्टीमेटली उस साल आरओसी कुछ एक्शन खास लेता नहीं है, बट उसके बाद लेता है, ठीक है। अब प्रोसीड करेंगे तो फिर एक टेबल 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 आएगा, बोल रहा हूँ मैं भी, बोर्ड रिपोर्ट का, ठीक है। पहले क्या था, ऑडिटर रिपोर्ट, अब क्या आएगा, बोर्ड रिपोर्ट। वेब एड्रेस अगर कुछ है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा डायरेक्टर रिपोर्ट को भी अब ये लोग चाहते हैं कि तुम पूरा इस फॉर्मेट में लेके आओ, इसमें लेके आ जाओगे, क्या होगा ना, ये लोग अपने रीड कर पाएंगे। पहले क्या होता था, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा चीज हम लोग, बहुत लोग नहीं डाल पाते थे, या फिर हम लोग से मिस हो जाता था, हो ही सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर मिस हो गया तो वो कौन
किस आरओसी ऑफिसर के पास टाइम है कि वो बैठेगा, एक एक पेज निकालेगा, बैठ के सारा पढ़ेगा, एक्ट से मिलाएगा, याद करेगा? पॉसिबल नहीं था। अगर कोई कंपनी ने आया तो बैठ के चेक करता था, अदरवाइज तो छोड़ देता था, राइट? अब ये वाला सब सिस्टम आ जाएगा ना, तो उनका सिस्टम ही रीड करेगा क्या ये भाई ये वाला गड़बड़ करके बैठा है। Wait, disclosure regarding meeting of the board of directors whether the company is a OPC small। क्या कंपनी ऑफिस है स्मॉल है? नहीं भाई। हाँ, मेरी कंपनी में तो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी भी बड़ी होती है भाई। 40 करोड़ का टर्नओवर, 40 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ का कैपिटल, छोटी कंपनी दिखती है क्या आपको? एज पर एक्ट वो स्मॉल कंपनी है थोड़ी, अपने हिसाब से। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड, कितना मीटिंग हुआ है? बोर्ड मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग। अब यहाँ पे 4 मीटिंग हुआ है तो आपको 4 मीटिंग देना पड़ेगा, 4 को टेबल आ जाएगा। अब देखो ये तुमको देख के लग रहा हो कि भाई ये तो MGT 7 में हुआ करता था, MGT 7 ही में हुआ करता था, वहां पे मीटिंग का डिटेल आते थे। हाँ भाई मेरे, वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। डेट ऑफ मीटिंग, कौन कौन से डेट में मीटिंग हुई है, मैं यहाँ पे एक मीटिंग करता हूँ बस, ठीक है। अब तुम बोलोगे एक मीटिंग तो अलाउड ही नहीं है, मेरे को पता है नहीं अलाउड है, मैं डालूंगा, क्या कर लोगे आप कुछ कर सकते हो? मत करिए, ठीक है। कमेटी मीटिंग इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, पता है ना, अलग अलग कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी से, आई डोंट पता है कि। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीआरएस तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। स्टेट द डिटेल रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड, फ्रॉड है क्या तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिपोर्ट ही नहीं चाहिए तो हम क्यों रखेंगे यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप थोड़ा सा अच्छा से करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, मतलब पूरा स्टेटमेंट डाल दीजिए, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी, ऐसे करके सेक्शन 143 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी ऑन करके, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट इंग्लिश बढ़िया से करके चमका के, अदरवाइज शॉर्ट में लिख देंगे तो भी चलेगा, मेरे को पता है। अभी सब लोग बढ़िया बढ़िया से करके लिखेगा, लेकिन जब वो अक्टूबर का टाइम आएगा ना, वो अक्टूबर की काली रात, अक्टूबर के 20 तारीख के बाद से 20 से 30 तारीख की रात, जब सब फॉर्म भरने लगे कि भाई अब बस कोई मेरा फॉर्म भर दे, कोई मेरा UC4 फॉर्म भर दे, ठीक है। उस वक्त देखना सब एने करके करके भर करके हटा देंगे, बट पहले कर लो तो बढ़िया से करो। डिस्क्लोजर ऑफ अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन दिस, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग अदर मैटर प्रोवाइडिंग सेक्शन 133, कुछ है तो अदरवाइज एनए करके आगे बढ़ो, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करना है, फिर अगर है तो प्रॉपर डिस्क्लोज प्लीज कर दीजिएगा आप, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन ब्ला 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 ब्ला, कंपनी सेक्रेटरी का कोई रिजर्वेशन है क्या, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि हमने जो AOC4 का लास्ट में डाला था, वहां डाला था सेक्रेटरी ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल, तो ये सारा टेबलेट मतलब टेबल ओपन ही नहीं होगा। whether details of LIGS, loan investment guarantee or security, investment and security, right, as per section 186, क्या कंपनी ने कुछ ऐसा कर्म कांड किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा सर कंपनी ने किया है कि नहीं? अरे डायरेक्टर रिपोर्ट से, सर डायरेक्टर रिपोर्ट तो मेरे को ही बनाने बोला है, मेरे को कैसे पता चलेगा? अरे भाई अकाउंट से पूछ ले, अकाउंट मेरे को कुछ नहीं बता रहा, ऑडिटर से पूछ ले, ऑडिटर भी नहीं बता रहा तो नो कर दे, ठीक है। जब किसी को कुछ नहीं पता तो तुम्हारे पता होने से क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो तुम एक बार सबसे अपने सीनियर लेवल में पूछो, उसको नहीं पता उससे लास्ट में डायरेक्टर से पूछो, किसी को कुछ नहीं पता तो नो करके आगे बढ़ो, क्या कर सकते हो। any reported transaction which is section 186 which is not the sort of section, देखो 60% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, पेड अप प्लस फ्रीज दो। कुछ अगर ऐसा है जो रिपोर्ट नहीं हुआ है तो यस करिए, और नहीं हुआ है तो नो करिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा, बताया ना अभी कैसे पता चलेगा, अकाउंट से पूछो, ऑडिटर से पूछो, डायरेक्टर से पूछो, किसी को कुछ नहीं पता तो तुम भी मत पूछो, नो करके आगे बढ़ो, क्या कर सकते। ब्रीफ डिटेल एज वाई ट्रांसफर इज नॉट रिपोर्टेबल, अगर आपका यहाँ कुछ था तो यस करिए, मतलब सब कुछ आपने अपडेट किया है तो यस करिए, अगर कुछ रिपोर्ट नहीं किया है तो नो करिए, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब था। टेबल ऑफ इंक्वायरिंग डिटेल्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बकवास चीज हटाओ जी, रुको। अरे यार, आर देयर एनी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन ऑन विच सेक्शन 186 अप्लाइज, फिर नहीं, मेरे यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हटो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर, हाँ यहाँ पे कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि कंपनी का अफेयर्स इज गुड, नाइस,
वेरी गुड। ये सब मत लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डायरेक्टर रिपोर्ट का एक पार्ट होता है, वो उठा के डालना है आपको, स्टार्टिंग में जो ब्रीफ डालते हैं ना वो डालना है आपको पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्स वाई कर दिया यहाँ पे। Disclosure relating to amount if any which is proposed to carry to a reserve। अब ये वाला जो डायरेक्टर रिपोर्ट का ऊपर वाला हिस्सा याद करिए, आप एक बार जुमला से याद करिए। डायरेक्टर रिपोर्ट के ऊपर में आता है ना टोटल का पैसा कितना मिला, रिजर्व में कितना गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, याद आ रहा है कुछ, वो सब रहता है ना, यहाँ पे वो सब जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अपना 0-0 कर रहा हूँ, आपके डायरेक्टर रिपोर्ट में रहता है वो एक्सटेंड। अरे यार ऐसा मुंह मत बनाओ कि ऐसा कहाँ होता है, होता है यार, मेरे ही में थोड़े होता है, सब में होता है वो तो। डिटेल्स ऑफ मटेरियल चेंजेस कमिटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, मेरे में तो भाई कुछ नहीं हुआ है। डिटेल्स ऑफ मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट occurring during the period between financial and the date of report affecting financial position of the company। कोई मटेरियल चेंजेस हुआ है क्या? अब तुम बोलोगे सर ये मटेरियल चेंजेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? देखो मटेरियल चेंजेस एज सच, मतलब तुम अगर बहुत बड़ा चेंजेस बोलो तो 20 सीबी के हिसाब से तो वहाँ पे 25% कैटेगरी होता है, बट प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो सेबी एप्लीकेबल ही नहीं है सर, वहाँ तो आप प्राइवेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से चल रहे हो, राइट। तो अगर आप पॉलिसी, आप कंपनी के इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से कुछ ट्रिगर हो रहा है तो अदरवाइज नो हो जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। देखो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी सबके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मेरे मैं मान के चलो मेरे पे नहीं है, अगर आपके ऊपर है भी, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को आप कैसे डेवलप कर रहे हो, इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट अगर आपका है, ये आपके डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डायरेक्टर रिपोर्ट में रहता है पॉइंट। ये ऊपर वाला मटेरियल चेंजेस वाला पॉइंट भी डायरेक्टर रिपोर्ट में रहता है कि हमारी कंपनी में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, या फिर दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द कंपनी ऐसे करके वहाँ पे डिस्क्लोज करके डालते हैं। जो भी आपका डायरेक्टर रिपोर्ट में एज इट इज कॉपी करिए, पेस्ट करिए, अगर पेस्ट नहीं कर पा रहे तो मेंशन कर दीजिए प्लीज रेफर पैरा नंबर दिस और डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। रूल 8 या 8 डिस्क्लोजर, अब ये रूल 8 और 8 डिस्क्लोजर अगर आप रूल्स अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो वहां पे आपको रहता है कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एज पर रूल 8 सी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं, मतलब आप नई नई टेक्नोलॉजीज को ऐड कैसे कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट में मेंशन रहता है कि द कंपनी इज प्रमोटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वैरायटी ऑफ थिंग्स, ब्ला 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 ब्ला, न्यू मशीन डैश 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 करके रहते हैं, वो बनाना पड़ता है। डिटेल रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन, डिटेल रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन एज पर रूल 8(3)(a)। एनर्जी कंजर्वेशन मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अभी हम लोग टाइडल पावर पे, हाइडल पावर पे शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको सोलर पैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ अगर है तो वो डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अब रिटेलर बिजनेस है मेरा सर, या फिर मैं होलसेलर हूँ, तो मेरे को क्या ये सब चीज़ से मतलब है, कुछ नहीं है, जीरो है, ये सब मैंने नॉट एप्लीकेबल जा रहेगा ना ना कर पाएगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का कुछ है क्या? नहीं। डिस्क्लोजर एज पर रूल 8 ऑफ द कंपनीज अकाउंट, स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर, इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, ब्ला 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 ब्ला, कुछ है तो दीजिए। ये सारा डिस्क्लोजर आपके डायरेक्टर रिपोर्ट का फुल पार्ट होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया डायरेक्टर रिपोर्ट का डिस्क्लोजर कैसे बताऊं मैं, कैसे बताओगे, मुझसे बताओगे, राइट। स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, expertise and experience including the preference of the independent director appointed during the year। ओके, एक बार मेरे को आगे बढ़ने दो। हाँ, एक स्टेटमेंट दीजिए जिसमें आपका जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो आपका अपॉइंटेड हुआ है, ठीक है, उसका किस तरीके से आपकी कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, तो ये आप कहीं ना कहीं अपने डायरेक्टर रिपोर्ट के एक्सप्लेनेशन में रखते हो, सेम चीज़ आपको उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये मत बोलना कि ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, अगर आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे लिख दे दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, खत्म बात। डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेसी इंटरनल फिनांस कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एडुकेसी इंटरनल फिनांस कंट्रोल तो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, सब कोई अपना फिनांस कंट्रोल तो करता ही है, तो पारा तो रेफर करवा देंगे ना, प्लीज रेफर दिस करके करवा सकते हैं ना। डिस्क्लोजर वेदर मेंटेनिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये तो मेरे पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉस्ट ऑडिट नहीं आएगा। डिटेल ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग
अंडर आईबीसी के अंदर कुछ पेंडिंग वेंडिंग है क्या? नहीं। डिटेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन डन एट द टाइम वैल्यूएशन डन वाइल टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक ऑफ अलॉन्ग विद द रिकॉर्डर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक अलग चीज़ है, डिटेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ द वैल्यूएशन डन एट द टाइम ऑफ वन टाइम्स सेटलमेंट एंड द वैल्यूएशन डन वाइल टेकिंग लोन। वन टाइम सेटलमेंट कभी कभी होता है, जैसे 50 लाख का ड्यू था, ठीक है, पे नहीं कर पा रहा है, तो क्या किया, सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट करा दिया, एक बार में 25 लाख लो, खत्म करो झमेला, ठीक है। इस टाइप का कुछ अगर हुआ हुआ है तो वहाँ पे जाता है, बट वो सब चीज़ बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनता है, अदरवाइज एनो कर दो। देखो, अगर ये वीडियो कोई सीए या सीएस देख रहा है तो उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट अगर कोई मतलब 12 या फिर ग्रेजुएशन वाला कोई बंदा देख रहा होगा ना, तो शायद उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। प्लीज़ यार कमेंट करके पूछ लेना। डिपॉजिट एक्सेप्टेड ड्यूरिंग ईयर, जीरो। डिपॉजिट रिमेन अनपेड, डिपॉजिट से रिलेटेड बहुत सारी ये सारी चीज़ें, ये आई डोंट थिंक कि किसी कंपनी में मिलेगा, ठीक है। और जिस कंपनी में मिलेगा वो बंदा डेफिनेटली ये वीडियो देख के तो फॉर्म नहीं फिलअप करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस से बात है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तभी वो ये बंदा फॉर्म फिलअप करेगा, क्योंकि डिपॉजिट हर कई कंपनी के लेने का बस का बात नहीं होता है। कंप्लायंस विद अदर स्टैट्यूटरी लॉ, क्या आपकी कंपनी में पॉश एप्लीकेबल है? देखो, स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड पॉश। कम देखो, पॉश सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो मेरी एक छोटी सी कंपनी है तभी मेरे ऊपर पॉश एप्लीकेबल होगा। पॉश तुम बोलोगे कि सर मेरे कंपनी में तो कोई एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय है ही नहीं। अरे, मेरे कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय फुल टाइम नहीं है, बट इट इज पॉसिबल कि मेरे यहाँ पे कोई तो स्टाफ आती होगी, जैसे झाड़ू पोछा करने भी आती है, तो भी तो वो एम्प्लॉय हुई, पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी तरीके से तो हो ही सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमारे यहाँ कोई क्लाइंट फीमेल आ जाए, राइट। तो पॉश इज ऑल अबाउट, बहुत बहुत ब्रॉडर जोन हो जाता है पॉश, ठीक है। उसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर बोलूंगा तो पॉश कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉडर जोन हो जाता है, तो वहाँ पर आपके आपकी कंपनी में पॉश होना चाहिए। अब पॉश का दो चीज़ आता है, एक होता है इंटरनल कमेटी आप बना के रखिए, एक होता है एक और क्या तो आता है, उसका अपने नाम फिलहाल भूल गया हूँ, तो जो भी है अलग अलग सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो रेफर करवा दीजिए पार्ट नंबर दिस। नंबर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन रिसीव, कितना कंप्लेन आया हुआ है, कितना कंप्लेन डिस्पोज हुआ है, ये सब चीज़ का पहले हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते थे, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाँ सब कंप्लाई है, ऑल ओके, छोटा सा दे देते थे, बट अभी हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और ये सब चीज़ पता है ऑनेस्टली बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मतलब बढ़िया चीज़ है पॉश का, अगर एप्लीकेबल मतलब पॉश अच्छे से ही अगर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज मतलब क्या बोलते हैं, किसी एक जेंडर को प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी इंसान पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से, तो इट्स नॉट गुड थिंग। फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, नंबर ऑफ अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन डायरेक्टर, पर कुछ नहीं, इतना मैटर एक्सप्लेन करते करते आदमी थक गया भाई, और मैटर तुम बोल रहे हो आगे ऐसे। ऑप्शनल अटैचमेंट इफ एनी, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने डायरेक्टर रिपोर्ट कहीं और अटैच नहीं किया है, ऑप्शनल अटैचमेंट में डायरेक्टर रिपोर्ट पक्का अटैच कर दीजिएगा, अगर आप पैरा रेफर 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 करवाए हैं तो, अगर नहीं करवाए हैं तब भी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। भाई 04, एक नंबर तो यहाँ पे प्लीज़ लिखना मत कोई भी, ठीक है, यहाँ पे 6 7 लिख दो वो भी चलेगा, बट एक तो मत लिखना। डिजिटली साइन बाई, अरे भाई लिक्विडेटर कहाँ से आ गया, कंपनी अच्छी खासी चल रही है उसको लिक्विडेट करने चला गया मैं, सॉरी। 40, एक और जीरो है क्या, 405 है, चलो ये मेरा डेन सेफ। अब जाके, अरे भाई साहब कभी क्यों क्यों बच जा रहा है, हो गया ना। अब जाके मेरे को मिलेगा सबमिट का वो महाप्रसाद। 1 घंटा 18 मिनट लग गया मेरे को ये फॉर्म आपको समझाने में, और ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मेरे को ये फॉर्म जब भरने का, मैं अभी लास्ट 3 दिन पहले से ये फॉर्म भरना स्टार्ट किया, ठीक है, सीखने के लिए कि सब कुछ क्या क्या है क्या नहीं है, सो दैट मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो मेरे को इस फॉर्म को भरने में 2.5 घंटा लगा था, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म को भरने के बाद मेरा एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत हैवी था, और ऑनेस्टली गाली तो अपने मन से मन में निकलता है एमसीए के लिए, ठीक है, कि यार क्या फॉर्म निकाल दिया, दिमाग खराब हो रहा है, बट एक बार अच्छा भी लगता है कि यार ये सब फॉर्म
अच्छे से नहीं करेगा तो फिर कंपनी कॉर्पोरेट बर्बाद हो जाएगा हमारे देश का, राइट। तो ठीक है, इतना तो बनता ही है, उनका काम हक बनता है। फाइनली, सॉरी नींद आ गया अब मेरे को। एक्चुअली सुबह के 3 बज रहे हैं, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, टाइम 3:03 AM हो रहा है, 22 अगस्त 2025 को सुबह 3 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से ब्लेजर व्लेजर पहन के, लाइट वाइट ऑन करके, एसी वेसी चला के, प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब तुम इस वीडियो में अगर लाइक नहीं करते हो तो बताओ मेरे को डिमोटिवेशन होगा कि नहीं होगा। 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं सोने जाऊंगा और उसके बाद सुबह 9 बजे से ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैं 9 बजे पहुंचूंगा तभी बाकी स्टाफ सारे लोग पहुंचते पहुंचते 10 बजे तक आएंगे। अगर मैं ऑफिस 10 बजे पहुंचना स्टार्ट करता हूँ तो बाकी स्टाफ 11 बजे तक आएंगे, सब कोई आधा घंटा 15 मिनट लेट करते करते 11 बजे तक आएगा। थोड़ा सा हम चिल रहते हैं अपने ऑफिस में तो सब थोड़ा लेट करता है, मेरे को पता है। बट एट द सेम टाइम दे ऑल आर वेरी ऑनेस्ट फॉर देयर वर्क, सो अपना काम ईमानदारी सब कर लेते हैं, ठीक है। खैर, जो भी है, मेरा फाइनली AOC 4 फॉर्म फिलअप हो गया और ये एक बार में सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो आपका ऑडिट से रिलेटेड में भी प्रॉब्लम फेस हो सकता है, आपका डायरेक्ट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो सकता है। मैं सेपरेट वीडियोस, जैसे ये 1 घंटे 20 मिनट का बहुत लंबा वीडियो होगा, सब लोग के बस की बात नहीं है, तो मैं सेपरेट वीडियोस को काट काट के भी AOC 4 का अलग अलग वीडियोस बना के आपके लिए डाल दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, एंड इस वीडियो के ऊपर मेरे को आप लोगों से कमेंट चाहिए। अगर आप वीडियो यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, बिकॉज आपका वर्ड मेरे लिए मोटिवेशन है। 1 घंटा 18 मिनट 20 मिनट बैठना आसान बात नहीं होता है। जो लोग टीचिंग फील्ड में है, जो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल है, बिकॉज वही उनका रोजी रोटी है। मेरे लिए ये रोजी रोटी नहीं होता है, तो मेरे को बैठना पड़ता है आपके लिए, बिकॉज आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग फोन करके बोलते हैं कि भैया आपका वीडियो देखो और आपकी वीडियो की वजह से मेरा ये फायदा हो गया। तो वो एक खुशी है, ठीक है। इट इज डूइंग जस्ट फॉर द, मतलब खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी वीडियो पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।